हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक होंगे आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। पिछले लेक्चर में हमने रोल्स लॉ के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे आइडियल और नॉन आइडियल के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस के, वो कर लिए थे। अभी जो हमें पढ़ना है एजियोट्रोपिक सॉल्यूशंस। ठीक है। और एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन जो है वो आइडियल और नॉन आइडियल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर रहेगा मोस्टली ये, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं प्रदीप सोनी और आपका और हम सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। तो एजियोट्रोप्स को पढ़ने के लिए दिमाग में आप लोगों के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो रोल्स लॉ को फॉलो ना करता हो। जो किसको फॉलो ना करता हो? रोल्स लॉ को जो फॉलो ना करता हो। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, उनको देखते हैं बिल्कुल डिटेल से। तो देखिए, तो साथ में हेडिंग डाल लीजिए और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिएगा। एजियोट्रोप्स देखिए, मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, उससे आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसकी। तो देखिए, एजियोट्रोप सॉल्यूशन, सबसे पहली बात तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब विच डू नॉट ओबेज रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे ना करे, उनको क्या बोलते थे हम लोग? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे। उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये हमारा एजियोट्रोप्स है। तो देखिए, सबसे पहले दिमाग में तो एजियोट्रोप जब आ जाए तो दिमाग में आपको क्या रखना है, इसके अंदर बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या कैसा होता है ये? बाइनरी सॉल्यूशन होता है। और बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जिसके अंदर एक सोल्यूट हो और एक क्या हो? सोलवेंट हो। यानी कि जो किससे मिलकर बना हो? सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यानी कि दो चीजों से जो मिलकर बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, मान लिया, तो कैसे होते हैं? क्या इनमें भी वेरिएशंस आ सकती हैं? वेरिएशंस का मतलब क्या है भाई? क्या ये हमारे पास सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं, यानी कि फेज क्या होगी किसकी? किसी भी सोल्यूट या सोलवेंट की। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, नोट कर लीजिए ये बात, दोनों के दोनों बोथ आर लिक्विड। दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए। बोथ कौन से दोनों? जो सोल्यूट और जो सोलवेंट है हमारे पास, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? लिक्विड होने चाहिए। बोलो क्लियर इतनी बात। दूसरी बात है, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर एक सोल्यूट हो रही है कि क्या हो? सोलवेंट, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सॉलिड हो, गैस हो, ये नहीं चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो है फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए हमारे पास। क्या होनी चाहिए? फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए। कंपोजिशन का मतलब क्या है भाई? ये नहीं है भाई इसको हमने कुछ भी XYZ मान लिया, इसको भी हमने कुछ अपनी मर्जी से जो भी लिया, नहीं। इनका क्या होगा? फिक्स कंपोजिशन होगा, यानी कि ये फिक्स मात्रा में ही लिए जाएंगे हमारे पास। बोलो क्लियर इतनी बात। क्या होनी चाहिए? फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए। और फिक्स कंपोजिशन को जब डालेंगे और जब ये सॉल्यूशन हमारे पास बन के आएगा, तो जो बनने के बाद, यानी कि A और B जब मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, उस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है वो बॉइल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर इतनी बात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एजियोट्रोप वही होंगे जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट, यानी बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। वो क्या होंगे? बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए? लिक्विड होनी चाहिए, फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए उनकी, और बॉइल्स होने चाहिए एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट, इनकी अब बनने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट पॉसिबल, यानी कि बनने के बाद
इनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना हो सके। क्या ना उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना हो सके। अब जिन बच्चों को नहीं पता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है वो बताऊंगा मैं, अभी जस्ट एक बार नोट कर लीजिए एजेट्रोफ्स में किस किस पॉइंट को हमें देखना है। पहली बात तो क्या था, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए, दोनों के दोनों लिक्विड होने चाहिए, फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए, और जो सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होंगे ये। और फोर्थ पॉइंट क्या था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी पॉसिबल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। और फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट देखिए, अब ये जो ए और जो बी लिया है, जो ए और बी लिया यानी सोल्यूट और सोलवेंट लिया है, तो इनके जो मोल कंसंट्रेशन यानी कि XA इज इक्वल टू YA, यानी कि मतलब क्या है इसका मतलब क्या, देखिए XA सोल्यूट है हमारे पास, जो इनकी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, यानी कि जब ये लिक्विड फेज में होंगे और जब इनको बॉईल करेंगे और जब ये वेपर फेज में होंगे, यानी कि जब लिक्विड फेज और जब ये वेपर फेज में होंगे तो इनकी जो मोल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसी इक्वल कंसंट्रेशन की वजह, सॉरी इक्वल होने की वजह से, मोल जो फ्रैक्शन है इनकी इक्वल होने की वजह से ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट हम नहीं कर सकते। बोलो क्लियर है, क्लियर इतनी बात। जैसे ए का हो गया, सेम एज इज हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो भी क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, यानी कि मोल फ्रैक्शन एट लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बोलो क्लियर, यही थी हमारे पास एजियोट्रोप। एजियोट्रोप का मतलब क्या था, जिनमें बाइनरी सॉल्यूशन हो, दोनों के दोनों लिक्विड होने चाहिए, फिक्स कंपोजिशन हो, बॉईल हो कांस्टेंट टेंपरेचर और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैन नॉट, मतलब इनको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मोल फ्रैक्शन एट लिक्विड फेज और मोल फ्रैक्शन एट वेपर फेज पे इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि भैया फिक्स कंपोजिशन में लेंगे और एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। सेम एज चीज, ये सोल्यूट था, ये सोलवेंट था, दोनों के मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड फेज और उसके वेपर फेज के इक्वल हो जाएंगे दोनों कंडीशन में। बोलो क्लियर इतनी बात, ये फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आपको बताता हूं। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, तो वो भी हम डिटेल से देखेंगे किस तरीके से हम सोल्व करेंगे इसको। इतना नोट कर लीजिए फटाफट, फिर चलते हैं आगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको आराम से बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा। जैसे मैंने लिया इथेनॉल प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, इथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन ले लिया। मान लेता हूं इसका जो जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल होता है वो है 353 केल्विन। बोलो क्लियर, कितने पे, 353 केल्विन पे ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया। और वाटर का आप जानते ही हो 373 केल्विन, इस पे ये बॉईल होना स्टार्ट होता है। बोलो क्लियर है। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ समझ आ रहा होगा आपको, किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो चलिए होता क्या है, किस तरीके से देखिए, और इसका एजियोट्रोप में क्या यूज है और क्यों मैंने आपको कहा भी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने एक बीकर लिया और उसके अंदर ये सॉल्यूशन डाल दिया। किसका डाल दिया, C2H5 इथेनॉल और एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया। बोलो क्लियर है। और यहां मैंने एक ट्यूब लगाई और उस ट्यूब के नीचे कोई भी हमारे पास कलेक्टर लगा दिया जिसमें हमें कलेक्ट करना, और यहां से मैंने उसको हीट देना स्टार्ट किया। अब हमें पता है भी जो C2H5 है उसका टेम्परेचर जो है वो 353 केल्विन है और जो वाटर है वो क्या है, 373 केल्विन है। तो देखिए अभी तक तो क्या है, अगर मैं कहूं यहां पर X C2H5 एट लिक्विड फेज
अभी तक इक्वल नहीं है, यानी कि ये मान लीजिए सॉल्यूशन जो है हमारे पास, किसका सॉल्यूशन है ये, C2H इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल है इसके लिक्विड फेज में, ये लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल हैं, ये मान लीजिए इनको मैं बोल देता हूं ये इथेनॉल के हैं हमारे पास, और ये जो है वो वाटर के हैं। वाटर वाले 373 केल्विन पे हीट होंगे और ये हमारे पास कितने पे होंगे, 353 केल्विन पे। बोलो क्लियर इतनी बात। अब यहां पर मान लीजिए ये वेपर बना रहे हैं, ये इसके हैं और ये वेपर बना रहे हैं, ये इसके हैं। बोलो क्लियर इतनी बात, बिल्कुल आसान था। अभी देखिए होगा क्या, जब यहां से कांस्टेंट अमाउंट में उसको हीट मिलती रहेगी, टेम्परेचर जब मिलेगा, तो जाहिर सी बात है लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होएगा, यस और नो होएगा ना। तो होगा क्या, जब 353 केल्विन आएगा टेम्परेचर हमारे पास, तो इथेनॉल जो है वो हमारे पास यहां पर कलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास सेपरेट हो जाएंगी। अभी तक क्या था, जो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन थे लिक्विड फेज में वो इक्वल नहीं थे, किसके मोल फ्रैक्शन के बराबर, उसके वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन के बराबर इक्वल नहीं थे। अभी तक जब तक ये अनइक्वल रहेंगे, जब तक ये अनइक्वल रहेंगे तब तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो पॉसिबल है। तब तक क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो पॉसिबल है। कब तक पॉसिबल है, जब तक जो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन लिक्विड फेज इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज, तब तक क्या रहेगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती रहेगी। बोलो क्लियर इतनी बात। सेम एज इज, ये मान लीजिए इथेनॉल लिया था हमने, सेम एज इज वाटर के केस में होगा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज और जो लिक्विड फेज में इनके मोल फ्रैक्शन होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल नहीं होंगे तब तक हमारे पास क्या होती रहेगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती रहेगी। तब तक ये क्या होते रहेंगे, सेपरेट होते रहेंगे आसानी से। जैसे ही इनकी अमाउंट जो है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इक्वल हो गए, उसी टाइम हमारे पास क्या बन जाएगा, एजियोट्रोप बन जाएगा। यानी कि एजियोट्रोप बनाने के लिए कंडीशन क्या थी, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात, फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिक्स कंपोजिशन होनी चाहिए। तीसरी बात क्या थी, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारे पास, क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल। और सबसे आखिरी में क्या था, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो इक्वल हो जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, किसके, लिक्विड फेज के वेपर फेज के इक्वल हो जाए। सेम एज सॉल्यूवेंट के हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, किसके, वेपर फेज के। बोलो क्लियर है, ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। तो अब इसी के अनुसार हमें क्या देखना है, एजियोट्रोप को देखना है। तो एजियोट्रोप के लिए कंडीशंस ये चाहिए हमें, यानी कि जब बाइनरी सॉल्यूशन होगा, फिक्स कंपोजिशन होगी, बॉयल कांस्टेंट टेंपरेचर पे होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसकी पॉसिबल नहीं होगी। क्यों पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उनकी मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में वो इक्वल हो जाएगी किसके, वेपर फेज के, किसके, वेपर फेज के। बोलो क्लियर है इतनी बात, क्लियर। जब तक ये इक्वल रहेंगे, यानी कि जब तक ये इक्वल रहेंगे तब तक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है नहीं है, और जब ये अनइक्वल हो जाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आसानी से हो सकती है। बोलो क्लियर इतनी बात। अब इसी के अनुसार हम देखते हैं एजियोट्रोप को। एजियोट्रोप आगे दो प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। ये रोड्स लॉ के नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, दिखाता हूं आपको किस तरीके से होता है ये। तो देखिए एजियोट्रोप्स 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, पहला क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। पहला क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है ये पॉजिटिव डेविएशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव डेविएशन, जो हमने पढ़ा था ना रोड्स लॉ में नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, उसमें। और ये होता है नेगेटिव डेविएशंस के ऊपर बेस्ड।
किसके ऊपर होता है? नेगेटिव डेविएशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? फिक्स कंपोजिशन चाहिए। क्या चाहिए? फिक्स कंपोजिशन चाहिए। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया इथेनॉल ओ एक्वस सॉल्यूशन लिया, इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन लिया। कितना? 95%। कितना लिया? 95%। फिक्स कंपोजिशन लिया मैंने, इस बात का ध्यान रखना। 95% सॉल्यूशन ले लिया मैंने, इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। और यहां पर ये पॉजिटिव डेविएशन में मैंने बताया था आपको एग्जांपल, अगर याद हो तो। नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल उठा लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने ले लिया 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। बोलो क्लियर है? क्या ले लिया? 68% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। अब दोनों को ध्यान से देखिए, फिक्स कंपोजिशन रखी हमने। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन होगा इसमें। क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो देखिए ध्यान से, मैं रोल्स लॉ बनाता हूं। रोल्स लॉ में अगर आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन याद हो तो इस तरफ हम लेते थे प्रेशर और इस तरफ लेते थे मोल फ्रैक्शन, याद है? और जो ग्राफ बनता था हमारे पास रोल्स लॉ, वो कुछ इस तरीके का आता था, इसी तरीके का आता था, याद है? और पॉजिटिव डेविएशन होती थी, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था हमारे पास, उसमें जो कंपोजिशन है वो बढ़ जाती थी हमारे पास। चलिए इसको बाद में बताता हूं आपको। तो पहले देखिए, यहां पर मैं मान लेता हूं जो यहां पर C2H5OH है वो 1 है, और यहां पर जो XH2 है वो 0 है। बोलो क्लियर है इतनी बात? और यहां पर अगर देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O जो है वो 1 है, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH है वो 0 है। यहां पर इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन है सारे के सारे, और यहां पर जो है वो किसके हैं? वाटर के हैं। बोलो क्लियर इतनी बात? और ग्राफ किसके बीच में बना रहे? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बना रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या, ये पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हुआ, जब इस तरफ जाएंगे, जब हमारे पास वाटर जो है, अब इसमें देखें ध्यान से, तो 95% जो है वो हमारे पास क्या? इथेनॉल, और प्लस 5% जो है वो क्या है हमारे पास? वाटर है। जब इस तरफ जाएंगे तो वाटर बढ़ रहा है, और इस तरफ आएंगे तो वाटर घट रहा है। तो देखिए कुछ कंडीशन ऐसी आएगी हमारे पास। तो पॉजिटिव डेविएशन को लेता हूं मैं एक बार। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था हमारे पास? कुछ इस तरीके का ग्राफ आता था, यस और नो, कुछ इस तरीके का ग्राफ आता था हमारे पास, यानी कि बढ़ के आता था वो, वेपर प्रेशर इंक्रीज करके आता था हमारे पास। अब हुआ क्या, जब इस तरफ जाएंगे तो जब हमारे पास कोई एक वैल्यू आएगी, जब हमारे पास वाटर जो है वो कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। अब मान लेता हूं मैं प्रेशर जो बनाया हमने वो यहां किसका था? किसका? ये सारा का सारा इथेनॉल का। किसका है? इथेनॉल। जब इस तरफ जा रहे हैं तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, यस और नो, बढ़ रहे हैं ना। तो क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से, हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1। मान लेते हैं इस पॉइंट पर आकर के, इस पॉइंट पर आकर के जो है वो मिक्स हो गए हमारे पास। यहां 5% हो गया वाटर और 95% क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। मान लेते हैं, एक बार मान लेता हूं मैं यहां पर जो ए का जो सोल्यूट है हमारे पास, ठीक है, वो था हमारे पास 0.3 प्लस जो बी सोलवेंट था हमारे पास वो था 0.7। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? 1 के। यानी कि जो इनकी मात्रा है मोल फ्रैक्शन है वो ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं। इस बार मान लेते हैं ये हो गया यहां पर। तो अभी ये तो प्रेशर का है, ये किसका है? प्रेशर का। और एक बात जानते हैं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब दूसरा ग्राफ देखिए, एक बार मैं यहां पर बना रहा हूं इसी का दूसरा ग्राफ, देखिए ध्यान से। अभी जो ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, वो ध्यान से देखना, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बना रहा हूं। किसके बीच में बना रहा हूं? टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बना रहा हूं। यहां पर किसके बीच में बनाया?
प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाया है। किसके बीच में बनाया है? प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाया है। तो देखिए ध्यान से, मान लेता हूं यहां पर जो टेम्परेचर है वो है किसका, यहां पर क्या लिया था हमने, इथेनॉल लिया था। क्या लिया था? इथेनॉल लिया था। कितना लिया था? कितना लिया था यहां पर इथेनॉल? C2H5OH वो लिया था 1। यानी कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो किसकी है? इथेनॉल की है। और वाटर क्या लिया था यहां पर? वो 0 लिया था। सेम ऐसे यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या था हमारे पास? वो 1 था। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल था हमारे पास वो कितना था? 0 था। बोलो करिए इतनी बात। अब इथेनॉल जो है, इथेनॉल का टेम्परेचर आपको अभी बताया था हमने, कितना होता है इथेनॉल का? C2H5OH जो है वो 353 केल्विन पर बॉइल होता है। और जो वाटर होता है हमारे पास उसको आप जानते हो 373 केल्विन होता है। बोलो क्लियर है? यानी कि यहां पर जो 353 केल्विन टेम्परेचर है। बोलो करिए। अब जिसका वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ ऊपर की तरफ है, आप जानते हैं इस बात को। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P पॉइंट दे देता हूं इसको, ठीक है। इस P पॉइंट पर वो कंसंट्रेशन आ गई जब हमारे पास क्या हो गई, जो 95% और 5% वाली कंडीशन आ गई। यानी कि यहां पर जो है 5% पानी था और 95% क्या था? इथेनॉल था। बोलो क्लियर है? और यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो दे। अब वेपर प्रेशर जिसका मैक्सिमम होता है, जी वेपर प्रेशर यहां पर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहां पर मान लेता हूं मैं, जो था हमारे पास किसका था? वाटर का था। तो वाटर का कितना था? 373 केल्विन। अब यहां पर जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। बोलो क्लियर है? ये वो पॉइंट आ जाएगा जब हमारे पास क्या हो गया, क्या हो गया यहां पर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? उसके पीछे रीजन क्या है भी? यहां पर वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा। वेपर प्रेशर क्या था? और वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वेपर प्रेशर यहां पर क्या है इसका? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये था हमारे पास, ये ग्राफ जो है हमारे पास ये होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का। बोलो क्लियर? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। क्यों कम हुआ उसके पीछे रीजन पता लगा, क्योंकि वेपर प्रेशर यहां पर क्या था? मैक्सिमम था। और वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? फिक्स कंपोजिशन लेंगे। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट वो पॉइंट है जब आपके पास 95% इथेनॉल होगी और 5% क्या होगा? वाटर। यानी कि मिक्स हो चुका होगा, एजियोट्रोप बन चुका होगा वो। और एजियोट्रोप बन चुका होगा तो वो कुछ ना कुछ कम आएगा। वो मान लेता हूं मैं ये टेम्परेचर, वो टेम्परेचर आया हमारे पास, क्या टेम्परेचर आया ये मान लेता हूं कुछ कम आ गया, 351 केल्विन आ जाएगा। 351 के केल्विन के अराउंड आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये वो टेम्परेचर आ गया जब इनकी क्या थी? 351 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। और ये अगर यहां पर कंपोजिशन की बात करूं तो कंपोजिशन क्या है यहां पर? 95% इथेनॉल है और प्लस 5% क्या है? वाटर है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्या हो गया यहां पर? टेम्परेचर कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट जो मिनिमम हो गया। किससे मिनिमम हो गया? इथेनॉल और वाटर से हो गया। वाटर का कितना था? 373 और इसका कितना था? 353। इसका कितना आ जाएगा? जब एजियोट्रोप बन जाएगा तो कितना आ जाएगा? 351 केल्विन के अराउंड आ जाएगा। बोलो क्लियर है? ये था हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। क्लियर है? रफ कर दो इसको, बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मैक्सिमम, इसका दूसरा पॉइंट था हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, जिसके अंदर हमने एग्जांपल कौन सा लिया था? 68% HNO3 सॉल्यूशन लिया था, एक्वस सॉल्यूशन लिया था हमने। कौन सा लिया था? एक्वस सॉल्यूशन लिया था। तो चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। सेम एज इट इज, मैंने आपको बताया भी था ये कौन सा होता है एग्जांपल, किसका एग्जांपल था? ये नेगेटिव डेविएशन का था। किसका था? नेगेटिव डेविएशन का था। तो चलिए देखते हैं। सेम एज इट इज मैंने बनाया प्रेशर और किसके बीच में बनाया? मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाया।
सेम एज ले लेता हूं मैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो है हमारे पास किसके हैं, HNO3 के यहाँ पर मान लेता हूं 1 है, और जो वाटर है हमारे पास उसके कितने हैं 0 है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ले लेता हूं वो क्या है 1 है, और यहाँ पर जो HNO3 है उसका क्या है 0 है। तो रोल्स लॉ क्या कहता था हमें भी जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, बट नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है तो यहां पर क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा हमारे पास। बोलो क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। सेम एज कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मान लीजिए इनकी कंसंट्रेशन जो है वो यहां पर मैच कर जाएगी। बोलो क्लियर है, क्लियर है। वाटर 373 केल्विन होता है टेम्परेचर, इसका जानते हैं आप, और HNO3 का आप देख लीजिएगा बुक में दिया होगा। क्लियर है इतनी बात। अब इसका देखो वेपर प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया डिक्रीज हो गया। नेगेटिव डेविएशन यानी कि वेपर प्रेशर क्या कर गया, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बना रहे हैं ना ग्राफ, तो लेकिन हमें तो किसके अंदर देखना है, किसके अंदर देखना है टेम्परेचर के ऊपर बेस देखना है। बोलो क्लियर इतनी बात। तो इतना समझ में आया। वेपर प्रेशर क्या हो गया कम, वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, क्या हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था कम हो रहा था। अब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, क्या करेगा इंक्रीज। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा, क्या पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्या पड़ा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ग्राफ बनाते चलिए, इसी के नीचे ग्राफ बना रहा हूं मैं, सेम कंपोजिशन लेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, ये सेम एज इट इज यहां पर वैल्यूज हैं। अब मैं टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। तो मान लेते हैं यहां पर मैंने ले लिया HNO3 का टेम्परेचर, किसका लिया HNO3, और यहां पर मैंने लिया 373 जो होता है हमारा किसका वाटर का। तो यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास ग्राफ था रोल्स लॉ का, और यहां पर क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा इंक्रीज करेगा। यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा तो जब क्या कर जाएगा ये इंक्रीज कर जाएगा, तो यानी कि ये पहले इंक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। यानी इस पॉइंट पर क्या होगा, अब इसका ध्यान से देखोगे आप टेम्परेचर तो दोनों से ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है और हमारे पास वाटर से भी ज्यादा है। यानी कि इसका जो टेम्परेचर आएगा हमारे पास वो मान लेता हूं समथिंग अराउंड 380 केल्विन आ गया, मान लिया मैंने, ऐसे अज्यूम किया। अभी इन दोनों से ज्यादा होगा तो इन दोनों से ज्यादा, इससे भी ज्यादा चाहिए हमें, तो यानी कि यहां पर क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट जो हो क्या कर गया इंक्रीज कर गया, क्या कर गया इंक्रीज कर गया। बोलो क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। किसके बीच में बनाया हमने ग्राफ, ये टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाया। ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जब हमारे पास 68% HNO3 होगा और बाकी का क्या होगा वाटर होगा। बोलो क्लियर है इतनी बात। ये था हमारे पास। अगर अब बिल्कुल ध्यान से समझने है बेटा, बिल्कुल ध्यान से, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, प्रेशर अगर कम होगा तो टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर किसी का ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम होगा। बोलो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अगर कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, बैक करके देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, एक एक पॉइंट क्लियर आएगा आपको। बोलो क्लियर है। ये थे हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग, आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थोड़ा बहुत बता देता हूं, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह। ये क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेंगे। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर, क्वालिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगी। और ये 4 तरीके की होती है जिनको हमें पढ़ना होगा। हम 2 लेक्चर में इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हेड एक बार आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस पे होने वाला है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन सी पढ़नी है हमें, बिल्कुल ध्यान से। पहली पढ़नी होगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पढ़ चुके हो आप वैसे, दोबारा पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद है कहां पर पढ़ी है आपने, ये रोल्स लॉ। किस रोल्स लॉ में, कौन सा
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जो पढ़ा था हमने वो ये थी। क्लियर है? जो निकाला था डेरिवेशन हमने वो इसी के ऊपर था। इसके बाद पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पढ़ना है अपने को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट पढ़ना है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हम कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप मिस मत करिएगा। इससे पहले की जो वीडियोस हैं हमारी वो कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ने जाएंगे हम लोग तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा सॉल्यूशन का ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए जिंदगी का। ऑल द वेरी बेस्ट।